हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है वो है IBPS AFO पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने IBPS AFO 2012 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे आज, और जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। डेली जो हमारी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो क्लास है डेली 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस पे होती है। तो हम टोटल 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ बात करते हैं हमारा जो ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में, जिसमें हम प्री, मेंस और इंटरव्यू पूरी तैयारी आपको करवाएंगे IBPS AFO की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IBPS AFO के हम आपको प्री के 25 मॉक टेस्ट जो कि शेड्यूल बेसिस पे रहेंगे, और मेंस के अंदर हम 150 PDF आपको देंगे। 100 आपको क्या मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। 80 टेस्ट मिलेंगे जो फुल लेंथ और सब्जेक्टिव दोनों होंगे। करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है 1500 प्लस आपको वन लाइनर मिलने वाले हैं, और जो 10 साल के क्वेश्चन पेपर है उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, और इंटरव्यू के लिए भी आपको एक्सपर्ट के थ्रू जो है गाइड किया जाएगा। तो कोर्स में 2 तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप ऑनलाइन एक्सेस चाहते हैं कि आप PDF डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ ऑनलाइन ही आप देख सकते हैं, तो उसके लिए ये पैकेज रहेगा। और आप चाहते हैं कि आपको PDF भी मिल जाए, जो PDF रहेगा, कंटेंट है वो पूरा आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको 999 वाला पैकेज लेना पड़ेगा। दोनों कोर्स हमारी ऐप के अंदर है। हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्लिक करके ये PDF आपको मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आप क्लिक करके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉटनिकल नेम क्या है पर्ल मिलेट का। पर्ल मिलेट क्या होता है? हम बाजरा को पर्ल मिलेट बोलते हैं। किसको? बाजरा को पर्ल मिलेट बोला जाता है। तो पर्ल मिलेट का बॉटनिकल नेम क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इसमें पेनीसेटम ट्राइफॉइड, दूसरा है इल्यूसिन कोरकाना, तीसरा है जियामेच, चौथा है अविना सटाइवा, पांचवा नन ऑफ दिस। क्लियर है? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है पेनीसेटम ट्राइफॉइड, पेनीसेटम ट्राइफॉइड ही किसका नाम है? बाजरा का वो साइंटिफिक नेम है। मतलब पर्ल मिलेट का साइंटिफिक नेम क्या है? पेनीसेटम ट्राइफॉइड। इसको एक नाम और है इसका, पेनीसेटम ग्लूकम, पेनीसेटम ग्लूकम भी इसको बोला जाता है। इसके क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इसके अंदर? 14 होते हैं। क्लियर है? बाकी जब हम क्रॉप पढ़ेंगे तब इसके अंदर और डिस्कस करेंगे डिटेल। यही हमारा ऑप्शन है। मतलब बॉटनिकल नेम क्या होगा पर्ल मिलेट का? पेनीसेटम ट्राइफॉइड। बाकी ऑप्शंस की बात करें, सेकंड ऑप्शन दिया इल्यूसिन कोरकाना, ये किसका बॉटनिकल नेम है? तो ये है फिंगर मिलेट का। किसका? फिंगर मिलेट का बॉटनिकल नेम है, जिसे रागी भी कहते हैं। और इसके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 36। फिर दिया है जियामेच। जियामेच किसका नाम है? जियामेच जो है ये मेज का, मक्का का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 20। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन दिया अविना सटाइवा। अविना सटाइवा ओट का साइंटिफिक नेम है, और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं वीट के बराबर 42। क्लियर है? तो ये एक बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था IBPS AFO 2012 के अंदर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर। मतलब विस्फोटक फर्टिलाइजर, विस्फोटक उर्वरक किसे कहते हैं? क्लियर है? जिसमें आग लग जाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया है अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा दिया है यूरिया, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है सोडियम नाइट्रेट, और चौथा ऑप्शन दिया है A और B, एंड लास्ट नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट की हम बात करते हैं। क्लियर है? मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये क्या है? हाईली हाइड्रोस्कोपिक नेचर है इसका। ये क्या होता है? हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका। अब हाईली हाइग्रोस्कोपिक या हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है बच्चों कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में जो हवा है, एयर है, उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करने की इसकी क्या होती है? प्रकृति होती है, इसका नेचर होता है। किसका? इस फर्टिलाइजर का, अमोनियम नाइट्रेट का। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर है, हवा के अंदर जो मॉइस्चर है, उसको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, इसका नेचर है। मतलब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अभी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इसमें क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर है इसका। किसका? अमोनियम नाइट्रेट का। तो ये क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्ब करेगा तो इसके जो दाने होते हैं, ठीक है, जिसको हम बीड्स बोलते हैं, मोती बोलते हैं, फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है? इस तरीके के दाने होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में पीछे दिख रहे हैं। ये जो दाने होते हैं ये क्या होते हैं? जब इनमें क्या होगा? मॉइस्चर जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, इनके मॉइस्चर इनके अंदर जाएगा, तो ये क्या होंगे? आपस में चिपक जाएंगे। आपस में चिपक के क्या बनाएंगे? एक मास बना लेंगे। मास मतलब हार्ड मास जो रॉक की तरह होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेला बोलते हैं।
जिसको क्या बोला जाता है, सेला बोला जाता है। ठीक है, एक पूरा ऐसा पत्थर की तरह बन जाता है। जब उसके अंदर मॉइस्चर जाएगा तो सारे जो दाने हैं ग्रेनुअल्स है वो आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। चिपकने से क्या होगा, पूरा एक बॉल की तरह या रोक की तरह बन जाएगा। अब ये बन जाएगा, पूरा इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये किसके कांटेक्ट में आएगा, हीट के कांटेक्ट में आएगा। किसके कांटेक्ट में, हीट के कांटेक्ट में, मतलब इसको क्या मिलेगा, गर्मी। जब ये गर्मी के कांटेक्ट में आएगा या हीट के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। क्या हो जाएगी, इसमें फायर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर बोला जाता है। किसको, अमोनियम नाइट्रेट को। क्यों, क्योंकि इसका हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। उस नेचर की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के कारण इसके जितने भी ग्रेनुल्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद क्या होता है, जब ये हीट के मतलब जब इस पर क्या होता है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, हीट पड़ता है, हीट के कॉन्टेक्ट में ये आता है तो इसमें आग लग जाती है। इसलिए इसको बोला जाता है एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर। ठीक है, इसमें 33% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट को। यूरिया जो है ये सबसे बोल सकते हैं चीपेस्ट फर्टिलाइजर है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, 46% इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट के अंदर कितना होता है, 16% नाइट्रोजन होता है। और ये फर्स्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, याद रखना। फर्स्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा है, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट होता है। सेकेंड यूरिया, ये जो है 46% में नाइट्रोजन होता है, चीपेस्ट सोर्स होता है ये नाइट्रोजन का। ठीक है, 81% हम इंडिया में यूज़ करते हैं यूरिया को, सोडियम नाइट्रेट 16% और फर्स्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। ए सिंपल टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एज ए फर्टिलाइजर। मतलब कौन से जैव उर्वरक का यूज़ करके भारत के अंदर एक नई टेक्निक विकसित की गई है ना। बहुत सारे हमने बायो फर्टिलाइजर का लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे जैव उर्वरक के बारे में पढ़ा। एजोटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, नोस्टॉक हो गया, अपना एजोला हो गया, बीजीए हो गया, ठीक है, और एजोस्पिरिलम हो गया। ये सारे जो है बायो फर्टिलाइजर है। तो इंडिया के अंदर कौन से बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करके एक नई टेक्निक डेवलप की गई है। तो इंडिया के अंदर जो हम जनरली मोस्टली जो बायो फर्टिलाइजर हमने यूज़ किए हैं, तो ऑप्शंस देख लीजिए क्या दिया है, एजोटोबैक्टर और नोस्टॉक। तो नोस्टॉक तो नहीं यूज़ किया गया। फिर ओजोला और राइजोबियम, तो राइजोबियम यूज़ किया बट एजोला नहीं किया गया। तो यहाँ से क्या ऑप्शन हमें समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे भी एजोला दिया तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो हमें समझ में आ रहा कि जो एजोटोबैक्टर और राइजोबियम है ये हमारे इंडिया में यूज़ किया गया एज ए बायो फर्टिलाइज़र। इनका यूज़ करके नई तकनीक विकसित की गई थी, ठीक है, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्क्लेरोटियम। स्क्लेरोटियम रिफर्स टू द मॉडिफाइड माइसीलियम विच इज, मतलब जो मॉडिफाइड स्क्लेरोटियम क्या बोलता है, स्क्लेरोटियम की क्या डेफिनेशन है कि मॉडिफाइड माइसीलियम विच, मतलब किसको बोलेंगे। ऑप्शन से हार्ट रेस्टिंग बॉडी, ए कोनिडियल टाइप, ए फूड स्टोरिंग ऑर्गेनिज्म या ए अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए माइसीलियम क्या होता है, हमने इसकी बात की है माइसीलियम। तो ये माइसीलियम होता क्या है, पहले तो इसको समझिए, ये माइसीलियम होता क्या है। माइसीलियम क्या होता है, तो सीधी सी बात, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये धागेनुमा संरचना होती है, इसमें ये धागेनुमा संरचना होती है। क्लियर है, इसको माइसीलियम बोलते हैं। तो उसने क्या बोला कि स्क्लेरोटियम क्या है, माइसीलियम का मॉडिफाइड है। तो जब ये माइसीलियम मॉडिफाइड होगा तो क्या बनाएगा, हार्ड कवरिंग बनाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ड कवरिंग में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कुछ फंगी ऐसे होते हैं, कुछ सर्टेन फंगी में ये जो माइसीलियम है, ये माइसीलियम क्या होता है, ये इससे मॉडिफाइड होकर क्या बना लेता है, हार्ड कवरिंग बना लेता है, जिसको उस हार्ड कवरिंग को क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटियम, स्क्लेरोटियम बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्या बोला है कि मॉडिफाइड माइसीलियम। तो जो कुछ सर्टेन फंगी होते हैं, कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो अपने माइसीलियम को मॉडिफाई करके हार्ड कवरिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हार्ड कवरिंग की बात हो रही, तो पहला ऑप्शन क्या रहा, हार्ड रेस्टिंग बॉडी। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कुछ सर्टेन फंगी में जो माइसीलियम होता है वो हार्ड रेस्टिंग बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं स्क्लेरोटियम। तो कोनिडियल नहीं होगा, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, फूड स्टोरेज ऑर्गन्स भी नहीं है और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर भी
नहीं है। तो मॉडिफाइड माइसीलियम को स्क्लेरोटियम बोला गया है, क्यों? क्योंकि हार्ट रेस्टिंग बॉडी के अंदर वो माइसीलियम मॉडिफाई हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच इज द मैचिंग सेट ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा ऐसा सेट है जो सब आपस में सिमिलर है, ठीक है, मैच कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया है सी आर्चिन। तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं, ये सी आर्चिन जो है इसका जो फाइलम है क्या है, इकाइनोडर्म। ये इकाइनोडर्म फाइलम के अंदर आता है। लोबस्टर की बात करें तो ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर आता है। तो ये सीधी सी बात है, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो यहाँ तो मैचिंग सेट हो नहीं रहा है। लीच की बात करो तो ये एनेलिडा के अंदर आता है, और ये जो है लोकस्ट, ये भी किसके अंदर आता है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सभी के फाइलम अलग अलग है, तो यहाँ तो मैचिंग सेट हो नहीं रहा है, ठीक है। लोकस्ट, ये आप अच्छे से जानते हैं लोकस्ट के बारे में, सिस्टोसर्गा ग्रिगेरिया इसको बोला जाता है। दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, झुंड में आते हैं, पूरी फसल खराब कर देते हैं। इनके बारे में भी पूरा पढ़ेंगे। फिर स्टारफिश की बात करते हैं, तो स्टारफिश भी किसके अंदर आती है, स्टारफिश इसी के अंदर आती है, किसके अंदर, इकाइनोडर्म के अंदर आती है, फाइलम के अंदर। कैटल फिश और ऑक्टोपस की बात करो तो ये मोलेसस के अंदर आता है, मोलेसस के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये दोनों के जो फाइलम है डिफरेंस है। ये बात करो तो ये नीडिया के अंदर आता है, ऐसा कुछ फाइलम है इसका। तो ये भी क्या है, इनके अंदर भी कोई मैचिंग सेट नहीं हो रही, क्योंकि सभी के फाइलम जो है अलग अलग है, यहाँ पे भी मैचिंग सेट नहीं हो रहे। अब यहाँ पे बात करते हैं मिलीपेड्स। ये क्रैब है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो मिलीपेड्स हो गया, सेंटीपेड्स हो गया, कॉकरोच हो गया और प्लेट्स। तो ये मिलीपेड्स, क्रैब, सेंटीफ्रेट्स और कॉकरोच सारे के सारे किस ऑर्डर फाइलम के अंदर आते हैं, तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। ये सब के सब आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आते हैं, ठीक है। मिलीपेड्स, क्रैब, सेंटीपेड्स और कॉकरोच। एक्रेना ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, एक्रेना जिसके अंदर अपना स्पाइडर और क्रैब्स वगैरह ये आते हैं। फिर ये अपना क्रिस्टेशिया ऑर्डर के अंदर आते हैं, सेंटीपीड्स और ये है ना, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, सबका ऑर्डर अलग अलग है। एंटोमोलॉजी की क्लास में मैंने पढ़ाया भी है, या जो हमारी सर जो हमारी क्लासेस ले रहे हैं एंटोमोलॉजी जीआरएफ की, उन्होंने भी ये पढ़ाया है। तो ये जितने भी है ये पूरा एक सेट के अंदर है। किसके अंदर है, सबका फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोड है। मतलब सभी क्या है, एक पूरे सेट के अंदर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला। नीचे आप देखोगे तो ये राउंड, ये किसके आते हैं, ये निमेटोडा फाइलम के अंदर आता है, निमेटोडा फाइलम के अंदर आता है। और अर्थवर्म जाता है एनेलिडा के अंदर आता है। तो ये भी क्या हो गया, अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे भी सेट नहीं बन रहा। तो हमारा आंसर क्या है, मिलीपेड्स, क्रैब्स, सेंटीपेड्स और कॉकरोच, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फेमस चिपको मूवमेंट, जो चिपको आंदोलन था वो किससे संबंधित है, उसका एसोसिएशन किससे है। पहला ऑप्शन दिया है एच.एन. बहुगुणा, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा एस.एन. बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। यह डायग्राम भी है, अगर आप जानते होंगे तो आप ये डायग्राम या इनका इमेज देख के बता सकते हैं कि ये कौन है। क्लियर है। लास्ट मंथ में बात करें, मई के महीने में इनकी डेथ हुई है 94 ईयर्स में, ठीक है। 21 मई 2021 को इनकी डेथ हुई है कोरोना की वजह से। तो पहले समझते हैं चिपको मूवमेंट है क्या। ये जो है चिपको मूवमेंट, इसको बोला गया है चिपको आंदोलन, ये है क्या। तो ये चिपको जो मूवमेंट है ये कब चलाया गया था, तो ये 1973 में। किनके द्वारा चलाया गया था, ये महिलाओं के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, महिलाओं के द्वारा, औरतों के द्वारा ये चलाया गया था, ठीक। क्यों चलाया गया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब कि जो पेड़ पौधों की कटाई हो रही थी उस समय, उन पेड़ पौधों की कटाई को रोकने के लिए वहाँ की जो महिलाएं हैं, कहाँ पर ये चलाया गया था, तो ये शुरू हुआ था यूके में, और मतलब उत्तराखंड और यूपी में। तो उत्तराखंड और यूपी की जो महिलाएं हैं उन्होंने ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जनरली तो ये बात उत्तराखंड की है क्योंकि उत्तराखंड में ही फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड के अंदर 1973 में चिपको मूवमेंट चला गया। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, पेड़ पौधों को काटना शुरू किया था। तो पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए वहाँ की महिलाओं ने चिपको आंदोलन किया था। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। अब इसको प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए, इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए किसने काम किया, इनको प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने कमान संभाली। तो इसको चिपको मूवमेंट को एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया, वो दिया सुंदरलाल बहुगुणा ने। और सुंदरलाल बहुगुणा ये इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इन्वायरमेंटलिस्ट या गांधीयन एक्टिविटीज बोल सकते हैं, एक्टिविस्ट थे। गांधीयन एक्टिविटी मतलब गांधी के सिद्धांतों पे चलने वाले थे। ये पर्यावरणविद बोल सकते हैं, पर्यावरण को संरक्षण के लिए हमेशा इन्होंने काम किया है।
ठीक है। तो इनकी जो डेथ हुई है 21 मई 2021 को इनकी डेथ हो चुकी है। 94 ईयर्स के थे ये। तो आंसर हमारा क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। अब क्या आंसर आएगा? ये सुंदरलाल बहुगुणा जो थे चिपको आंदोलन से संबंधित थे। 1973 में शुरू हुआ था, महिलाओं द्वारा किया गया था, प्रॉपर डायरेक्शन इन्होंने दिया था। ये आप डायग्राम में देख सकते हो इनकी तस्वीर, ठीक है। अब बात करते हैं कि चिपको आंदोलन था कि इसका नाम चिपको क्यों पड़ा, है ना भाई? चिपको क्यों बोला गया, इसको क्यों बोला गया चिपको? क्या चिपकने वाला कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ रहा है? देखो मैं अभी आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे ये डायग्राम देखो, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये वो ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है क्योंकि ये एक्चुअल फोटो है उस समय की। तो यहाँ पे देखो ये महिला जो है पेड़ के चारों तरफ ऐसे चिपक गई है ना? ये पेड़ के चारों तरफ, ये एक पेड़ है, इस पेड़ के चारों तरफ जो है ये महिलाएं जो है क्या हो यहाँ पे इस पेड़ के चारों तरफ चिपक के खड़ी हो गई है ना? ऐसे पूरी पेड़ के चारों तरफ ये चिपक के खड़ी हो गई हैं। क्यों खड़ी हो गई है? क्योंकि इस पेड़ के चारों तरफ चिपक के इसलिए खड़ी हो गई कि इस पेड़ को काटो मत, इस पेड़ को ना काटे कोई, इस वजह से चिपक के खड़ी हुई, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं अपन कि अगर मान लो ये पेड़ है तो इस पेड़ के चारों तरफ जो है वो महिलाएं वहाँ पे खड़ी हो गई थी ऐसे चिपक के, उसके उसका जो तना था उसके तने से चारों तरफ ऐसे चिपक के खड़ी हो गई, इसलिए इसको चिपको मूवमेंट बोला गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा और हम एक्सटेंशन में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक फेमस फॉर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लाइफ। किस वर्ल्ड लाइफ के लिए जो रेड डाटा बुक फेमस है, क्यों फेमस है? तो रेड डाटा बुक होता क्या है थोड़ा सा समझिए। रेड डाटा बुक, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, IUCN। ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस ऑर्गेनाइजेशन ने रेड डाटा बुक, ये जो रेड डाटा बुक है इसको इस्टेब्लिश किया था। कब? ये लगभग 1964 में। इस रेड डाटा बुक का मेन पर्पज क्या है कि मतलब इसका मेन पर्पज ये है कि किसी देश में या किसी राज्य में कोई पशु पक्षी या कोई एनिमल या कोई प्लांट जो खतरे में है, मतलब कि जो विलुप्त अवस्था में है, रेयर कंडीशन में है, उसका जो बायोडाटा है उसका पूरा लेखा जोखा उस बुक के अंदर, इस रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है। उसी को बोलते हैं रेड डाटा बुक। मतलब जो प्रजातियां किसी देश में या किसी राज्य के अंदर जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं या खतरे में हैं, उनका पूरा लेखा जोखा उस बुक के अंदर रखा जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है, उसी को रेड डाटा बुक बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, पहला दिखा इंडेंजर्ड एनिमल। तो हाँ भाई, एनिमल का डाटा रखते हैं जो खतरे में है या जो रेयर कंडीशन में, जो विलुप्त होने की कगार पे हैं जो जानवर, उनका डाटा रखते हैं रेड बुक में। बट एनिमल का नहीं रखते, साथ में प्लांट का भी रखते हैं। ठीक है, लगभग इंडिया में 132 ऐसी प्रजातियां हैं प्लांट और एनिमल को मिला के जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो दूसरा ऑप्शन है इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। तो हाँ भाई, ये ऑप्शन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एनिमल और प्लांट दोनों को रखते हैं। तीसरा देखते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल। तो वही एक्सटिंक्ट एनिमल भी है, बट यहाँ पे ऑप्शंस क्या मिल रहा है हमको? एनिमल और प्लांट दोनों को रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है जो जिनकी प्रजातियां खतरे में है। तो यहाँ पे बी वाला जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बॉटम लेयर ऑफ डीप फ्रेश वाटर हैबिटेट। ठीक है, मतलब कि जो आवास की जो निचली परत है, सबसे नीचे वाली, मतलब जहाँ पर जीवन होता है पानी के अंदर, ताजे पानी के जो फ्रेश वाटर है उसकी जो सबसे निचली परत है उसको क्या कहते हैं? जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर आवास है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है मेटालिम्नियन, थर्मोक्लाइन, एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन। तो सबसे बॉटम लेयर की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ना, ये क्वेश्चंस आपको अगर कुछ भी नहीं पता है, ऑप्शन इनके बारे में आप जानते नहीं हो, तब भी लगा सकते हो। क्या पूछा है? बॉटम लेयर, निचली लेयर, सबसे नीचे परत। तो यहाँ पे आप मीनिंग निकालोगे इसका, मेटा का निकालोगे तो ये होता है बीच वाली लेयर, मतलब मिडिल लेयर। अगर आप इसका मतलब निकालोगे तो ये हो जाएगा मिडिल लेयर। इसका मतलब निकालोगे, ईपी मतलब होता है सबसे ऊपर वाली, अपर, और हाइपो मतलब होता है डाउन या मतलब बॉटम वाली लेयर। तो अगर आप इसका मीनिंग निकालते हो सिर्फ टर्म का, मेटा मतलब होता है मिडिल, ईपी मतलब होता है अपर, हाइपो मतलब होता है नीचे। हाइपो का जिक्र हमने कल वाले लेक्चर्स में भी किया था, जो इसका हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या मिल रहा है?
अब इस तरीके से देखोगे आप तो हाइपोलिम्नियन आपको आंसर मिल रहा है। बट मैं इसके बारे में समझा देता हूँ आपको, मेटा क्या होता है, थर्मो क्या होता है, एपिलिम्नियन क्या होता है, हाइपोलिम्नियन क्या होता है। इसमें पीछे जो डायग्राम दिख रहा है उसी का लगा हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। ये मान लो कोई लेक है या तालाब है, जो भी है ना, यहाँ पे लेयर बनी हुई है, यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर की एक लेयर हो गई नीचे, ये एक सेकेंड लेयर हो गई वाटर की, ये सेकेंड लेयर हो गई वाटर की, ठीक है, सेकेंड लेयर में भी वाटर है, एंड देन ये थर्ड लेयर हो गई, यहाँ पे भी क्या है, वाटर है। ये 3 लेयर है वाटर के अंदर, 3 मतलब वाटर के जो पानी है, जो या नदी है या जो लेक है या तालाब है, उसमें 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं एपिलिम्नियन लेयर, ठीक है, एपिलिम्नियन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सन है, सन की लाइट आती है, यहाँ पे क्या आती है, सन की रेडिएशंस आती है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, इस लेयर का जो वाटर होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, वार्म होता है। यहाँ पे मतलब क्या होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। पहले लेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब एपिलिम्नियन जो लेयर है वहाँ पे क्या होता है, सबसे ऊपर वाली जो पानी की लेयर होती है उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आती है, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ का जो वाटर थोड़ा वार्म होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन भी ज़्यादा होती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर को बोला जाता है मेटालिम्नियन। मेटालिम्नियन लेयर में क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर ज़्यादा था, मैं एक यहाँ पे आपको वो भी बनाता हूँ, यहाँ पे ये टेम्परेचर ऐसा था, अब यहाँ पे टेम्परेचर में डायरेक्ट क्या होगा, चेंजेस आएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है रैपिडली डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे रैपिडली चेंजेस आता है टेम्परेचर और ऑक्सीजन के अंदर सेकेंड वाली लेयर में, इसलिए यहाँ पे इसको थर्मोक्लाइन भी बोलते हैं। थर्मोक्लाइन मतलब ये वो स्टेज है जहाँ पर टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा कम होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी लेयर आती है, लास्ट वाली, सबसे नीचे वाली, इसको बोलते हैं हाइपोलिम्नियन। हाइपोलिम्नियन में क्या होता है, यहाँ पे सबसे नीचे वाली लेयर है, टेम्परेचर और डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ का जो पानी होता है वो कोल्ड वाटर होता है, ठंडा पानी होता है। दूसरा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सबसे कम होती है, मतलब पुअर ऑक्सीजन यहाँ पे होती है। क्लियर है? अब यहाँ से आप क्लियरली समझ में हो गए एपिलिम्नियन क्या होता है, मेटालिम्नियन क्या होता है, थर्मोक्लाइन क्या होता है और हाइपोलिम्नियन क्या होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, नीली क्रांति किसे कहते हैं? तो नीली क्रांति, जैसा कि आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है, नीला नीला दिख रहा है और सामने यहाँ पे क्या है, मछलियाँ भी है, तो सीधी सी बात है, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे? फिश प्रोडक्शन से। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे क्या, मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन, वाइट रिवोल्यूशन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, और इसके पिता कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मिल्कमैन जिनको बोला जाता है। एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, अमूल जिसकी हम बात करते हैं, वो मिल्क प्रोडक्शन वाइट रिवोल्यूशन के अंदर आता है। पोल्ट्री की बात करें तो ये किसके अंदर आता है, सिल्वर रिवोल्यूशन। याद रखना, एक होता है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन जो है वो कॉटन प्रोडक्शन से संबंधित है, याद रखना, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। सिल्वर रिवोल्यूशन पूछे तो पोल्ट्री और एग से रिलेटेड है, पोल्ट्री और एग से रिलेटेड, और सिल्वर फाइबर पूछा जाए तो वो है कॉटन से रिलेटेड। फूड प्रोसेसिंग ब्राउन रिवोल्यूशंस के अंदर आता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग कौन से रिवोल्यूशन में आता है, ब्राउन रिवोल्यूशन के अंदर क्या, फूड प्रोसेसिंग आता है, कोकाओ आता है, लेदर आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसिडर एज बायोलॉजिकल पैराडाइज इन इंडिया? जैव स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का जैव स्वर्ग, बायोलॉजिकल पैराडाइज इन इंडिया, जैविक स्वर्ग किसे कहते हैं भारत का? नंदा देवी की बात करते हैं। नंदा देवी क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट या हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया का। पहला कौन सा है? पहला है कंचनजंगा।
कौन सा है? कंचनजंगा। पहला सबसे ऊंचा माउंटेन इंडिया का कौन सा है? कंचनजंगा। और दूसरा जो है नंदा देवी। ये बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है ये? बायोस्फीयर रिजर्व है। हाँ, हिमालय जो पर्वत है हमारा, हिमालय पर्वत पर ही है ये। उत्तराखंड में आप देखोगे इसको, कहाँ पे? उत्तराखंड में है नंदा देवी। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा के बाद। यहाँ पे भी बायोस्फीयर रिजर्व है, बट इसको पैराडाइज ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता। सुंदरबन की बात करते हैं। सुंदरबन कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता, मतलब हम बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल में है। ये क्या है? एक तरह का मैनग्रोव एरिया है। मैनग्रोव एरिया का मतलब क्या होता है? मान लो यहाँ पे ये जंगल है, पेड़ पौधे हैं और इसके आसपास जो है पानी है, मतलब जो दलदली एरिया में जहाँ पे सबमर्ज कंडीशंस होती है और वहाँ पे जो पेड़ पौधा है, जंगल होता है, उसको हम बोलते हैं मैनग्रोव एरिया। तो सुंदरबन कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे भी सारी चीज़ें, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है और बायो रिजर्व भी है, इसको भी पैराडाइज ऑफ इंडिया नहीं बोला जाता है। फिर आता है नीलगिरी बायो रिजर्व। ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल बायो रिजर्व है। कहाँ पर है नीलगिरी? ये है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और नीलगिरी हिल्स पे। वेस्टर्न घाट और नीलगिरी हिल्स पर है। कहाँ पर? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये तीनों पार्ट के अंदर आता है। तो नीलगिरी बायो रिजर्व है वो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका तीनों पार्ट के अंदर आता है। ये इंटरनेशनल बायो रिजर्व है ये, और ये जो है वेस्टर्न घाट और नीलगिरी हिल्स के अंदर है। फिर है गल्फ ऑफ मन्नार। तो इस गल्फ ऑफ मन्नार को ही बोला जाता है बायोलॉजिकल पैराडाइज ऑफ इंडिया। गल्फ ऑफ मन्नार को ही कहा जाता है बायोलॉजिकल पैराडाइज ऑफ इंडिया। अब गल्फ ऑफ मन्नार है क्या? यहाँ समझिए, ये आपको दिख रहा होगा, लिखा है पाल्क स्ट्रेट, पाल्क बे, एडम ब्रिज और गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो एडम ब्रिज है, इसका नाम अब एडम ब्रिज रख दिया, बट हालांकि है क्या ये? राम सेतु। ये राम सेतु है। एडम ब्रिज, राम सेतु को ही एडम ब्रिज बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा, ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच का एरिया, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। यहाँ पे ये पाल्क बे है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा ये राम सेतु है, ये वाला जो है यहाँ पे राम सेतु है। कहाँ पर है? तो ये आप मैं बता दूँ, रामनाथम, रामनाथम करके एक स्थान है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये है गल्फ ऑफ मन्नार। और इसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल पैराडाइज ऑफ इंडिया, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च कहाँ पर है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च की बात करते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च, क्लियर है? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च की बात करते हैं तो इसको 1983 में कहाँ पर? इलाहाबाद, जो अब क्या है? प्रयागराज है, जो अब क्या है? प्रयागराज है। वहाँ पे इसको एक किराए के कमरे में, मतलब रेंटेड परिसर के अंदर रखा गया था। ये रेंटेड परिसर के अंदर इसको स्थापित किया गया था। मतलब ICR ने वहाँ पे जगह जो है किराए से ली, उस परिसर को किराए पर लेकर वहाँ पे नेशनल ब्यूरो ऑफ फूड जेनेटिक रिसर्च इलाहाबाद के अंदर स्थापित किया गया था 1983 में। बट ये तो रेंटेड था, फिर इसको परमानेंट स्टैब्लिश किया गया। परमानेंट स्टैब्लिश कहाँ गया किया गया इसको? परमानेंट 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया। कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया इसको? परमानेंट लखनऊ में स्टैब्लिश किया गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? लखनऊ। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में। इसके बारे में और कुछ जानना है तो सबसे बात यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक है गंगा एक्वारियम, गंगा एक्वारियम है जो सबसे बड़ा एक्वारियम में से एक है। इस एक्वारियम का मेन उद्देश्य क्या है? पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस लाना। किसके लिए? फिश डाइवर्सिटी के प्रति, फिश डाइवर्सिटी के प्रति पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए इस गंगा एक्वेरियम इंस्टीट्यूट बनाया गया। किसने? NBPGR ने। और इसको अवार्ड भी मिला है। इन्वायरमेंटल पॉलिसी फॉलो करने के लिए इसको अवार्ड मिला था। इसको कौन सा अवार्ड मिला गया? तो इसको 14001 2005 ISO प्रमाण पत्र और 9001 2008 ISO प्रमाण पत्र दिया गया। इस इंस्टीट्यूट को ICR के द्वारा 2011 में सरदार पटेल अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च को 2011 में सरदार पटेल इंस्टीट्यूट अवार्ड भी दिया गया है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ।
इसकी इमेज मैंने लगा रखी नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। पावर ऑफ द सेल की बात करते हैं तो लाइसोसोम की सबसे पहले बात कर लेते हैं। लाइसोसोम क्या है, ऑप्शंस क्या दिए हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, यहीं पे बता देता हूँ क्या बोला जाता है इसको, आत्महत्या की ठेली, सुसाइडल बैग बोला जाता है इसको। इसकी जो खोज और इसका नाम दिया है वो किसने दिया है, डी दवे ने दिया है। ठीक है, इसकी खोज किसने की, लाइसोसोम की, डी दवे ने की, और टर्म्स भी उन्होंने ही दिया, डी दवे ने। और इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। ये एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, याद रखना, सिर्फ एनिमल के अंदर, सिर्फ एनिमल के अंदर। तो ये प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, फिर प्लांट के अंदर क्या होता है, वोक्यूल्स होता है, वोक्यूल्स होता है। ठीक है, वोक्यूल्स होता है। लाइसोसोम की प्लेस पे क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जो हायर प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, उनके अंदर वोक्यूल्स होता है। ठीक है, जनरली लाइसोसोम किस में पाया जाता है, एनिमल के अंदर। तो प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, प्लांट के अंदर लाइसोसोम नहीं होता, वहाँ पे वोक्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है हमारा, इसको पावर हाउस नहीं बोलेंगे। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये डायग्राम आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का ही, उससे आपको आंसर का पता लग गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यहाँ समझते हैं, एक लेयर ये होती है, एक लेयर होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल लेयर होता है, पहली चीज़। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, फिंगर लाइक इस तरीके की संरचना होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को। अब उसके अंदर इन क्रिस्टी के ऊपर क्या होता है, बल्ब नुमा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स पार्टिकल्स बोलते हैं इनको, या F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। ये क्या करता है, ये ATPA एंजाइम्स होता है इसके अंदर, और ये ATPA एंजाइम्स क्या प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, मतलब क्या बनाता है, ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकालता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ATP मिल भी कहा जाता है, ATP मिल या पावर हाउस ऑफ द सेल क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, आल्टमैन ने की थी। उसने नाम क्या दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और भी सारा मतलब डिटेल जो स्टडी करेंगे कोर्स के अंदर, बट अब यहाँ पे इतना ही। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पावर सेल किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, फंक्शंस क्या है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। राइबोसोम की खोज किसने की थी, पेलाडे ने की थी, पेलाडे ने इसका टर्म्स किसने दिया, राइबोसोम, पेलाडे ने दिया। ये इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। और क्या बोल सकते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, पेलाडे ने इसका टर्म्स दिया, राइबोसोम के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, इतनी काफ़ी चीज़ें बाकी आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। और ऑस्ट्रिच इग के सेल में, ऑस्ट्रिच इग की जो सेल थी उसके अंदर इन्होंने खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की। ये भी 4 डबल मेम्ब्रेन होता है, 3 ऐसे हैं जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर ये भी क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन नेट होता है। डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो पावर ऑफ सेल किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अब बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वुडी टिश्यू। वुडी टिश्यू में जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, तो यहाँ पे दिया ऑप्शन एक, सुबेरिन दिया है, सेलुलोज दिया है, लिग्निन दिया है और सिलिका दिया। तो सिलिका तो यहाँ से कहीं तक मैच नहीं हो रहा है, ये 22.72% पाया जाता है कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट के अंदर सिलिका। तो ये तो ऑप्शन ही अलग ही हो गया। अब बात करते हैं ये जो तीनों हैं, सुबेरिन, सेलुलोज और लिग्निन, ये तीनों के तीनों क्या है, पॉलीमर्स है एक तरह से, देख बोलते हैं क्या है, पॉलीमर्स है। ये क्या बनाते हैं, ये तीनों के तीनों क्या बनाते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन करते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मतलब वही टिश्यू का निर्माण करते हैं। सबसे ज़्यादा मेन जो करता है वो कौन है, मेन जो करता है वो सेलुलोज है। सेल वॉल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सेलुलोज होता है। सुबेरिन जो होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है,
इंटरनल मतलब जो इंटरनल टिश्यू होते हैं, जो प्लांट है, मान लो ये तना है, उसके जो इंटरनल टिश्यू है उसको बनाता है सुबेरिन। और जो लिग्निन होता है वो जो वुडी टिश्यू की जो बार्क होती है, हार्डनेस होती है बार्क की, ठीक है, ये बार्क जो है हार्डनेस होती है उसकी, वो कौन बनाता है? लिग्निन बनाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वुडी टिश्यू के लिए तो लिग्निन है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, पी सीड विल बी जर्मिनेट बेस्ट इफ सोक्ड इन ए जार कंटेनिंग, मतलब कौन सी गैस, मतलब बोलेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, किस कंपोजिशन वाला या किस जो गैस है वाला जार जो है वो अच्छा है सीड के जर्मिनेशन के लिए, पी के। तो यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो जार होता है उसमें पी का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम जार के अंदर, ये पानी के अंदर हम सीड को रखते हैं, फिर उनको बाहर निकाल के कपड़े में रख देते हैं, इस तरीके से पूरी प्रोसेस है। पूरी प्रोसेस किसी दिन पढ़ेंगे, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना पी सीड विल बी जर्मिनेट बेस्ट सोक्ड इन द जार। तो जिस जार के अंदर ऑक्सीजन होगी उसमें जर्मिनेशन अच्छा होगा। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो जर्मिनेशन अच्छा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स एज ए डिजीज इन द ईयर। किस साल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला कि जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है उसको पूरी तरीके से हम ख़त्म कर देंगे? तो 1979 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि इस साल 1979 में उन्होंने बोला है कि स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ है उसको पूरी तरीके से, बीमारी को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। ना हम बात करते हैं, ए डिजीज़ डेट अटैक मैनी इन ए कम्युनिटी साइमल्टेनियसली। क्या बोला गया है कि एक ही समय में एक ही स्थान पर बहुत सारे लोगों के अंदर डिजीज़ का अटैक होना, उसे क्या बोलते हैं? तीन चीज़ होती है, आपने पढ़ी होगी। एक होती है इंडेमिक, एक होता है इंडेमिक, ठीक है, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक, ठीक है। पेंडेमिक के बारे में आप अच्छे से जानते हो क्योंकि अभी हाल फिलहाल अपन कोविड से गुजर रहे हैं। तो कोविड-19 क्या एक पेंडेमिक बीमारी, मतलब ऐसी बीमारी जो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ना होकर कंट्री कॉन्टिनेंट तक फैल जाती है, उसको बोलते हैं हम पेंडेमिक। इंडेमिक क्या होती है? एक ही समय में एक साथ पूरे के पूरे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अटैक करती है, उसको बोलते हैं इंडेमिक। ये जो डेफिनेशन है किसकी है? एपिडेमिक की। किसकी डेफिनेशन? एपिडेमिक की। मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल पर कोई डिजीज अटैक कर रही है एक ही टाइम पे, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। समझ में आया है? मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी के अंदर, पूरे जैसे मान लो एक पूरा गांव है, पूरे गांव के अंदर एक साथ सभी को डिजीज हो गई, वो पूरी कम्युनिटी में फैल गया, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। मतलब हम पेंडेमिक का छोटा रूप बोल सकते हैं। मतलब अगर हम बोलते हैं कि अगर ये कोविड वायरस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही होता और पूरी कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होता, तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं, पेंडेमिक नहीं बोलते। पेंडेमिक कब बोला? जब पूरा कंट्री कॉन्टिनेंट तक, पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया। एंडेमिक क्या होता है? ये रेगुलरली होता है, लोकल एरिया में होगा। कहाँ पे होगा? रेगुलरली लोकल एरिया में ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में अगर कोई डिजीज फैली, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब लोगों का जो ग्रुप है उसके अंदर अगर फैली है तो उसको हम बोलते हैं इंडेमिक। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एन एपिडेमिक। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। माइक्रोबायोलॉजी टर्म किसने दिया? रुक 5 मिनट, ठीक है। तो द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय किसने दिया? तो टर्म माइक्रोबायोलॉजी टर्म जो दिया है वो दिया लुईस पास्चर ने। माइक्रोबायोलॉजी किसने दिया? लुईस पास्चर ने। और इसी को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, लुईस पास्चर को। तो आंसर क्या हो गया? लुईस पास्चर। अब बात करते हैं जस्टिन रिचर्ड पेट्री। जस्टिन रिचर्ड पेट्री ये भी क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था पेट्री डिश। इन्होंने पेट्री डिश डिस्कवर की थी कब? 1987 में। 1987 में इन्होंने पेट्री डिश डिस्कवर की थी। एंटोन वान लियोनलार्क, इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की। इन्होंने क्या की? माइक्रोस्कोप की खोज की थी। और पहली बार लिविंग सेल जो देखा था इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक नहीं देखा था। रॉबर्ट कोच की बात करते हैं। रॉबर्ट कोच है। रॉबर्ट कोच ने कोच पॉस्टुलेट थ्योरी दी थी। कोच पॉस्टुलेट थ्योरी दी थी। उन्होंने ही बताया था, क्या बताया था
कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज करेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो ही एक ही डिजीज़ को कॉज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है लुईस पाश्चर का है। नेक्स्ट क्या है, ट्यूमर कॉजिंग वायरस इज नोन एज। ट्यूमर कॉजिंग वायरस कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है वायरोला वायरस। वायरोला वायरस जो है ये स्मॉल पॉक्स डिजीज़ को कॉज करता है। टुंगरू वायरस ये राइस टुंगरू वायरस है। किसकी वजह से होता है? इसका वेक्टर क्या है? ग्रीन लीफ हॉपर इसका वेक्टर है। पेरा वायरस ये ह्यूमन डिजीज़ के अंदर होता है, ह्यूमन पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस। पेरा वायरस जो होता है ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर कौन सी डिजीज़ करता है? पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस डिजीज़ कोज करता है। छोटा ऑप्शन है ऑन्कोजेनिक वायरस, इसी को बोला जाता है ट्यूमर कोज वायरस। ठीक है, पूरे के पूरे इसके अंदर बहुत सारे इसके वायरसेस के जो प्रकार होते हैं, ये कैंसर कोज करता है, कैंसर का कारण होता है ये वायरस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं द शेप ऑफ द ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व का शेप कैसा होता है? जिगजैग होता है या सिग्मोइड होता है या इन्वर्टेड बेल होता है या लीनियर होता है? तो देखो ग्रोथ कर्व जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ग्रोथ का जो कर्व है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, मतलब एस की तरह दिखाई देता है। मतलब इस कर्व को हम क्या बोल सकते हैं? सिग्मोइड कर्व या इसको हम एस कर्व भी बोलते हैं। आंसर क्या होगा? सिग्मोइड कर्व। अब इसके अंदर 5 फेजेस होती है। कितनी? 5 फेजेस होती है। सबसे नीचे होती है यहाँ पे लेग फेज। क्या होती है? लेग फेज। लेग फेज का मतलब क्या है? लेग फेज का मतलब है कि यहाँ पे इंटरनल ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? इंटरनल ग्रोथ हो रही है। दूसरा यहाँ पे आता है लॉग फेज। लॉग फेज का क्या मतलब है? यहाँ पे लॉग फेज का मतलब है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, मतलब यहाँ बोल सकते हैं ग्रांड ग्रोथ पीरियड। यहाँ सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ होती है प्लांट की, इसको ग्रांड ग्रोथ पीरियड बोलते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे आता है डिक्रीजिंग फेज। डिक्रीजिंग फेज मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आ जाएगा स्टेबल स्टेज। स्टेबल स्टेज मतलब यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। यहाँ पे क्या आता है? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी वाली कंडीशन आ जाती है, यहाँ प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और फिर यहाँ जो है ये डिक्लाइन वाली कंडीशन आ जाती है, इसको हम बोल सकते हैं डेथ फेज या सनेशन फेज। डेथ फेज या सनेशन फेज बोलते हैं। तो 5 फेज होता है, लेग फेज, लॉग फेज, डिक्रीजिंग फेज, स्टेबल फेज और डेथ डिक्लाइन फेज। यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फोर्स डेट कैन बी चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील इन ए पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन का जो एलील है वो किस उनकी जो फ्रीक्वेंसी है किस फोर्स की वजह से चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखो सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या होता है? कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें विशिष्ट प्रकार के लक्षण होते हैं, तो उन विशिष्ट प्रकार के लक्षणों की वजह से उनमें क्या होता है? कुछ चेंजेस आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होता है। म्यूटेजेनेसिस क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन का क्या मतलब है? उत्परिवर्तन का मतलब है कि आप किसी उनके जीन में म्यूटेशन होना, उनके जीन में म्यूटेशन की वजह से चेंजेस होना। माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाना, तो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ जाएगा। दूसरा इनब्रीडिंग मतलब क्लोजली रिलेटेड, हम क्या करवाते हैं? क्रॉस कराते हैं, क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशन के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो वहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। रैंडम ड्रिफ्ट, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है, जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके जो जीन जो है वेरिएंट होते हैं। वेरिएंट जीन में उनमें क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव आता है। तो जो फ्लक्चुएशन के कारण जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आता है, उसको रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमें समझ में आ रहा है जहाँ पर पॉपुलेशन में चेंजेस, उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहा है, वो है सिलेक्शन, म्यूटेजेनेसिस, माइग्रेशन, इनब्रीडिंग और रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाकी आप जीन इंटरेक्शन की बात करोगे तो दो जीन के बीच में जब हम रिलेशन देखते हैं तो उसको हम जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। जीन ट्रांसफरेंस, जीन म्यूटेशन, आउटब्रीडिंग हो गया, मतलब जो बहुत दूर जो स्पीसीज़ है उसमें अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं तो उसको हम आउटब्रीडिंग बोलते हैं। तो वो तो हो नहीं सकता। बाकी सारे ऑप्शंस कहीं से कहीं तक मैच नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे फिटनेस आ गया, तो फिटनेस तो जीन उसमें पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस में कोई रोल नहीं प्ले करता, तो इसका आंसर क्या है? सिलेक्शन, म्यूटेशंस और माइग्रेशन, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंटीकोडन रीजन प्रेजेंट होता है किस में? टीआरएनए, आरआरएनए, एसआरएनए, एमआरएनए। टी मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, आर मतलब होता है राइबोसोम आरएनए, एस मतलब होता है सोल्यूबल आरएनए, एम मतलब होता है एमआरएनए। एमआरएनए जो है सेल के अंदर 5 से 10% पाया जाता है। टीआरएनए जो है 10 से 15% पाया जाता है। राइबोसोम आरएनए ये लगभग 80% पाया जाता है।
ठीक है, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि डीएनए होता है, ठीक है। इस डीएनए से क्या जेनेटिक मटेरियल ले जाने का काम कौन करता है? एमआरएनए करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। तो ये हो जाता है ट्रांसलेशन। अब ये जो प्रोटीन बना है, प्रोटीन मतलब ये किससे बनेगा? यहाँ पे राइबोसोम भी काम करता है, ठीक है। राइबोसोम, आरएनए भी काम करता है और टीआरएनए काम करता है। टीआरएनए क्या होता है? यही एंटीकोडन आरएनए होता है। ये क्या करता है? यहाँ से जो कोड आते हैं, एमआरएनए से जो कोडन आते हैं, उनको क्या करता है? एंटीकोड करता है। जो एटीसी, एटीसी, ये जो कोड आते हैं, इनको कोड को ब्रेक करने का काम करता है। और ये राइबोसोम आरएनए क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बनता है? एमिनो एसिड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? और पिगमेंट्स बोल सकते हैं, जिसकी वजह से टमाटर का कलर लाल होता है, मिर्ची का कलर येलो होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, इसी वजह से। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा टीआरएनए। टीआरएनए जो है वो एंटीकोडन रीजन प्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेप्टाइल बर्ड्स नाइट्रोजन सिक्रेटेड इन दी फॉर्म। जो रेप्टाइल और बर्ड्स होते हैं, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट एनिमल्स होते हैं, वही क्या करते हैं? यूरेसिक एसिड में अपना जो एक्सक्रीटा प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा दे दिया, यूरेसिक एसिड ऑप्शन में दे दिया और ऊपर क्या दे दिया? टेरेस्ट्रियल क्या दे दिया? यहाँ पे रेप्टाइल्स और बर्ड्स दे दिए। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या आएगा? यूरेसिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? टेरेस्ट्रियल है, रेप्टाइल और बर्ड्स, ठीक है। तो कल जो मैंने पढ़ाया था उसी का ये थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड इन एसेइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए। एक होता है सिंटिलेशन। ये क्या लगता है? सिंटिलेशन काउंटर क्या करता है? ये जो आयोनाइज्ड रेडिएशन होती है, आयोनाइज्ड रेडिएशन को डिटरमाइन करता है। ये जो क्या करता है? आयोनाइज्ड रेडिएशन को डिटरमाइन करता है। ये डिटेक्ट करता है किसको? लाइट की जो पल्सेस होती है, लाइट पल्सेस को डिटेक्ट करता है। ये हो गया हमारा क्या? हाई परफॉर्मर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है? हाई परफॉर्मर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये क्या काम करता है? तो ये हाई परफॉर्मर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो होता है, ये जो है सेपरेशन का काम करता है। मतलब जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लो कोई मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड है, उस कंपाउंड को अलग करने का मतलब सेपरेट करने का काम करता है। उसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है, आइडेंटिफाई करता है, क्वांटिफाई करता है, उसकी मात्रा को ज्ञात करता है। फिर है पेज, ये हो जाएगा अपना पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये प्रोटीन को अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है? फ्लो साइटोमेट्री, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड जो क्या बनाता है? ट्रिपल हेलिक्स बनाता है। ट्रिपल हेलिक्स बनाने वाला जो कंपाउंड है या सिंथेसिस है वो है प्रोग्लाइग्लाइन। ये जो आंसर है, मतलब इसका आंसर क्या हो गया? कौन सा सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड है जो ट्रिपल हेलिक्स बनाता है? तो वो है प्रोग्लाइग्लाइन, जो है ट्रिपल हेलिक्स बनाता है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या है। जब आपको 2013 का जो पहला पार्ट लेके आऊँगा, तब मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्लियर करूँगा। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दी ऑफन कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनाइजर्स। किसको सेल ऑर्गेनाइजर बोला जाता है? राइबोसोम को, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस मैंने बताया रॉबर्ट ब्राउन, उसके अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है। ये किसने दिया? फोंटाना ने डिस्कवर किया इसको। किसने डिस्कवर किया? फोंटाना ने डिस्कवर किया, बोमन ने इसका नाम दिया है। इसको राइबोसोमल फैक्ट्री भी बोलते हैं, याद रखना। राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियस, राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। सेंट्रियोल है या न्यूक्लियस है, सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसका आंसर आपको देना है कि सेल ऑर्गेनाइजर किसको बोला जाता है,
ठीक है, ये हमारा आज का जो लेक्चर मतलब 2012 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, मैं भी रिप्लाई करूंगा उसके अंदर। और कल जब मैं इसका 2013 का आपको जब पेपर लेके आऊँगा, सीरीज़ लेके आऊँगा, तब मैं आपको इसको आंसर आपको बताऊंगा। क्लियर दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए क्योंकि मैं आपको पूरी सीरीज़ करवाने वाला हूं। उसके बाद और भी क्वेश्चन पेपर BHU के हो गए, RRB SO के हो गए, नाबार्ड्स के हो गए, सबके क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ हम करेंगे। क्लियर है, ये सीरीज़ करने से फ़ायदा है कि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और हमें पता लगता है, आइडिया लगता है कि पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करना है, सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।